ठीक है। तो देखो हाइपोथेसिस के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस हमारे दो तरह के हो सकते हैं। एक हो जाएगा हमारा H0 हाइपोथेसिस और दूसरा हो जाएगा H1 हाइपोथेसिस। इसका एक दूसरा नाम है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब देखो जो बात है H0 हाइपोथेसिस, वो क्या है कि देखो यार, जो हमारा H0 हाइपोथेसिस है इसे हम तभी रिजेक्ट करेंगे जब हमारा सैंपल जो है प्रॉपर एविडेंस दे सकता है। ठीक है, रिजेक्ट द हाइपोथेसिस इफ एंड ओनली इफ, यानी इफ द सैंपल प्रोवाइड्स प्रॉपर एविडेंस। अगर प्रॉपरली एविडेंस दे सकता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा H0 हाइपोथेसिस। और H1 जिसका नाम है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, n इक्वल्स टू n नॉट। खैर कोई बात नहीं। H1 है कौन सा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर हम लोगों ने H0 हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया तो हमें H1 को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, द हाइपोथेसिस दैट वी एक्सेप्ट इफ H0 इज रिजेक्टेड। अगर हम लोग H0 को रिजेक्ट कर देंगे, हमें कोई ना कोई हाइपोथेसिस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जिस हाइपोथेसिस को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसका नाम है H1, यानी कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो क्या है, जो H0 जो हाइपोथेसिस है इसका क्या नाम है, इसका नाम है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस। और जो H1 हाइपोथेसिस है इसका नाम क्या है, मैंने बोला ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, जो एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी हाइपोथेसिस परफेक्ट नहीं है। तो पहले ये समझ लो, नो हाइपोथेसिस इज़ परफेक्ट। ठीक है, कभी ना, तुम कोई भी हाइपोथेसिस यूज़ कर लो, चाहे नल हाइपोथेसिस यूज़ करो या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यूज़ करो, जो भी तुम्हारे मन में आए वही वाला हाइपोथेसिस यूज़ करो, तुम्हें हमेशा एरर मिलेगा ही मिलेगा। एरर लेस हो ही नहीं सकता। डेटा है तो एरर भी होगा ही साथ में साथ, वो दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, तो कोई भी हाइपोथेसिस तुम्हारा परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग अमाउंट ऑफ एरर को मिनिमम से मिनिमम कर सकते हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते। तो क्वालिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी समझने का चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ द हाइपोथेसिस ये किन फैक्टर्स पे हमारा जो है डिपेंड करता है, बताओ। तो ये क्वालिटी ऑफ हाइपोथेसिस मतलब कोई भी हाइपोथेसिस जो है हमारा, ये कितना अच्छा होगा या कितना बकवास होगा, वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले सैम्पल साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, फिर कौन सा तुम फंक्शन यूज़ कर रहे हो हाइपोथेसिस के लिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और टेस्ट के क्राइटेरिया के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा जो है हाइपोथेसिस का जो क्वालिटी वो डिपेंड करता है। ओके, देखिए हमारे जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा वन टेल्ड टेस्ट, ठीक है, वन टेल्ड टेस्ट, और दूसरा होता है हमारा टू टेल्ड टेस्ट। तो अभी हम लोग सबसे पहले ना टू टेल्ड टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग वन टेल्ड टेस्ट के बारे में भी बात किया करेंगे। तो देखिए पहले टू टेल्ड टेस्ट के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं। अब दो हाइपोथेसिस दो अलग अलग चीज़ क्लेम करेंगे। मान लो पहला जो हाइपोथेसिस है H0 नल हाइपोथेसिस, वो क्लेम करता है कि हमारा मीन का जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगा। और जो सेकंड हाइपोथेसिस है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो क्लेम कर रहा है नहीं, म्यू का वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम किसका बात माने, कौन सा हाइपोथेसिस रिजेक्ट करें। तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक ऐसा कर्व टाइप का है, मान लो ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, और ये वाला तुम्हारा क्या है, -2, ठीक है, -2 है, और इधर भी कुछ पहाड़ को ऐसे ही बनाना है ताकि दोनों तरफ इवन लगे, और यहाँ पे है +2। ठीक है, तो अगर हमारा z का वैल्यू -2 से +2 के बीच में रहता है तो हम लोग H0 को एक्सेप्ट करेंगे। z क्या है, यहाँ पे z है तुम्हारा एक रैंडम वेरिएबल, ठीक है, RV। अब हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे। z का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है x माइनस मीन डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब अगर z का वैल्यू जो है अगर वो -2 से +2 के बीच में कहीं पे लाई करता है तो हम लोग H0 हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर हमारा z का जो वैल्यू है वो -2 से +2 के बीच में लाई नहीं करता है तो हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यानी कि H1 हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। सो ये हो गया टू टेल्ड टेस्ट। टू टेल्ड की यहाँ पे देखो दो पूंछ है,
एक ये वाला पूंछ है और ये एक दूसरा वाला पूंछ है, इसीलिए हम लोग इसको टू टेल टेस्ट कहेंगे। वन टेल टेस्ट में हम एक ही पूंछ लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है, क्लेमिंग वही चलेगी। मान लो मेरा जो नल हाइपोथेसिस है वो बोल रहा है कि मेरा म्यू का वैल्यू 0 होगा, और H1 जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो बोल रहा है नहीं मेरा म्यू का वैल्यू 0 तो कतई नहीं होगा। अब हम किसका बात माने, ठीक है, तो हम एक पैरामीटर लेंगे, एक रैंडम वेरिएबल ले लेंगे जिसका वैल्यू है तुम्हारा क्या, z। अब सवाल आता है कि हम किसको ये करें। अब वन टेल टेस्ट में एक ही टेल होगा, तो यहाँ पे देखो 0 है और 1.5 है, ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं, अबे यार ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ऐसे बना देंगे। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा कुछ ऐसा है, ठीक। अब यहाँ पे हम एक ऐसा क्राइटेरिया रख सकते हैं कि अगर हमारा जो z का वैल्यू है, अगर हमारा z का वैल्यू 1.5 से ज़्यादा है तो हम H0 हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर z का वैल्यू 1.5 से ज़्यादा है तो हम H0 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर हमारा z का वैल्यू 1.5 से लेस है तो हम लोग H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा z का वैल्यू जो है मान लो 2.5 हुआ, तो हम क्या करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, कोई बता पाएगा। अगर मेरा z का वैल्यू फॉर एग्जांपल 2.5 हुआ तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हम इसको अगर रिजेक्ट किए तो हमें इसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो हम H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई मेरा जो मीन है वो 0 के बराबर नहीं है। सो ये है हमारा वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा एक ही लिमिट होता है या एक ही कंस्टेंट होता है वन टेल टेस्ट में, और यहाँ पे टू टेल टेस्ट में हमारे दो कंस्टेंट्स होते हैं। सो यही था। अच्छा, हमारे पास दो तरह के एरर आएंगे, ठीक है, टाइप 1 एरर एक आएगा और दूसरा क्या आएगा, टाइप 2 एरर। तो देखिए टाइप 1 एरर किसे कहते हैं, ये दोनों ही नल हाइपोथेसिस के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। टाइप 1 एरर क्या है, अगर मेरा H0 ट्रू है लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, H0 ट्रू है लेकिन फिर भी मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा सही है लेकिन हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर क्या होगा, टाइप 2 एरर भैया इसका उल्टा होगा, ठीक है। टाइप इसका मतलब क्या है, H0 हमारा गलत है, H0 नल हाइपोथेसिस हमारा गलत है लेकिन फिर भी हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी तो एरर है ना। अगर ये अगर ट्रू होता और हम इसको एक्सेप्ट कर लेते तो ये तो एरर नहीं होता, लेकिन ट्रू है लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए एरर है। टाइप 2 में भी देखो, जो गलत है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो सही है उसको फेंक दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एरर है। तो ये हो जाएगा हमारा टाइप 1 एरर और ये दूसरा हो जाएगा हमारा टाइप 2 एरर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब दोनों का अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम देखें, ठीक है, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी टाइप 1 एरर का अगर प्रोबेबिलिटी देखें, ठीक है, टाइप 1 एरर का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा, अल्फ़ा हो जाएगा। अब अल्फ़ा को कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू पी इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कैप, ये रैंडम वेरिएबल है, विच बिलोंग्स टू W बाई H0, ये हो जाता है हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। यहाँ पे एक्स कैप क्या है, सैम्पल सेट, जो हमारा ऑब्जर्व सैम्पल सेट है वो, ठीक है। W क्या है भैया, कोई बता पाएगा W क्या है, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन किसे कहते हैं सर, क्रिटिकल रीजन मैं बताता हूँ किसे कहते हैं, टेंशन मत लो। क्रिटिकल रीजन हम उस रीजन को कहते हैं जिसके अंदर हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये टू टेल टेस्ट की बात करूँ तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन, यहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस H0 को एक्सेप्ट करते हैं। अगर z का वैल्यू इसके अंदर आया तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल रीजन, ठीक है, क्रिटिकल रीजन। अब यहाँ पे भी वही वाली चीज़ है, यहाँ पे भी हम इस पूरे चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लिए तो ये हो जाएगा हमारा क्रिटिकल रीजन। अब इसीलिए क्रिटिकल रीजन हमेशा बाउंडेड होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वन टेल टेस्ट है तो क्रिटिकल रीजन बाउंडेड नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर बात करें टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर लिखने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ये कैसे लिखेंगे, देखो ये भी लिखना बहुत इजी है, मैं लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं टाइप 2 लिखता हूँ, ठीक है, टाइप 2, ये क्या हो जाएगा, इसको हम बीटा से डिनोट करेंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी, बीटा को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स कैप बिलोंग्स टू W बाई H0 की जगह आप H1 लिखेंगे, यानी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। एक्स कैप क्या है, ऑब्जर्व सैंपल सेट, W क्या है, क्रिटिकल रीजन है, और H1 क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है, ठीक है, ये समझ में आ गया।
ओके, अब दूसरा एक बात आता है पावर ऑफ ए टेस्ट, ठीक है। पावर ऑफ ए टेस्ट, इसका मतलब क्या है? पावर ऑफ ए टेस्ट ये क्या होता है, ये भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। पावर ऑफ ए टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट बेसिकली ये क्या होता है, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है। किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। सो पावर ऑफ ए टेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा पावर ऑफ ए टेस्ट, ठीक है। समझ में आया? सो ये बात है कि पावर ऑफ ए टेस्ट क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, इसे हम बोल देंगे पावर ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। सो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर को हम बीटा माने थे, सो इसको हम 1 माइनस बीटा लिख सकते हैं पावर ऑफ ए टेस्ट को। सो अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखना, बीटा क्या है? मेजरमेंट ऑफ टाइप 2 एरर है। अब एक चीज़ हमेशा आपको समझना चाहिए, टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी, टाइप 1 एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा टाइप 2 एरर के प्रोबेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बीटा। यानी अगर हमारा टाइप 1 एरर बढ़ गया तो टाइप 2 एरर कम हो जाएगा, और अगर हमारा टाइप 2 एरर बढ़ गया तो टाइप 1 एरर कम हो जाएगा। इसलिए टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बीच में ट्रेड ऑफ है, ठीक है। अब कभी कभार एग्जाम में ना ट्रिकी वे में दे सकते हैं, मतलब कैसे दे सकते हैं? हम लोग टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर दोनों को हम लोग नल हाइपोथेसिस के बेसिस में याद किए हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के विषय का यूज़ करके भी टाइप 1 या टाइप 2 एरर बोल सकते हैं। तो बेसिकली हमें ये चीज़ समझना चाहिए, अगर नल हाइपोथेसिस हमारा अगर रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वी आर एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो बस ये लाइन लिख लेना ताकि एग्जाम में आप गलती ना कर दो, ठीक है। समझ में आया? तो अब देखो, ये बात समझ में आ गया। तो जो मैं बता रहा था, 25 सैम्पल्स ऑफ ए सॉलिड प्रोपेलेंट आर टेकन एंड देयर बर्निंग रेट इज़ नोटेड, ठीक है। बहुत सही। एवरेज बर्निंग रेट इज़ 51.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमें ये जो z का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में है। तो z निकालने का फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई रूट n। ये है हमारा फॉर्मूला z निकालने का। सो यहाँ पे देखिए क्या सबसे पहले बोल दिया गया है, देखिए बोला है एवरेज बर्निंग रेट इज़ 51.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एवरेज बर्निंग रेट 51.3 सेंटीमीटर है, यानी x बार का वैल्यू क्या है? 51.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या बोला है? स्टैंडर्ड डिविएशन हमें बताया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया भैया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है? और कुछ बताया गया है? यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हम लोग 25 सैम्पल्स लिए हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा है, n की वैल्यू क्या हो गई? 25 हो गई, राइट। सो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, और म्यू का वैल्यू निकालना है। देखो यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस क्या बोल रहा है? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी म्यू का वैल्यू यहाँ पे हम 50 मान के चलते हैं, और ऑल्टरनेट बोल रहा है कि नहीं, म्यू का वैल्यू 50 नहीं होगा, ठीक है। तो हम 50 ही मान के पहले चलते हैं। सो यहाँ पे हम म्यू को 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड मान लेता हूँ। तो यहाँ से अब मैं z का वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? सो 51.3 माइनस 50 डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई रूट n। सिग्मा कितना है? 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 25। सो ये कितना आएगा? 1.3 डिवाइडेड बाई 2/5, ठीक है। सो ये सब मिला के तुम्हारा आ जाएगा z इक्वल टू 3.5। तो अगर मैं 2 टेल टेस्ट की बात करूँ तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, याद रखना हमेशा 2 टेल टेस्ट में हमारा जो कॉन्फिडेंस का इंटरवल है वो -1.96 से लेके +1.96 के बीच में आता है। अगर z का वैल्यू, ये है हमारा क्रिटिकल रीजन, अगर z का वैल्यू इसके अंदर आया तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर z का वैल्यू इस रेंज के बाहर भाग गया
अगर z का वैल्यू इस रेंज के बाहर भाग गया तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो z का वैल्यू क्या आया है भैया 3.5 कुछ यहाँ पे कहीं पे पड़ेगा। तो अगर z का वैल्यू 3.5 है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा नल हाइपोथेसिस है 80, ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस ये बोल रहा है कि हमारा जो मीन है या म्यू का जो वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो क्या ये सही है? नहीं। अब हम क्या बोलते हैं, अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे तो हमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना होगा। तो हमें क्या समझ में आ गया कि म्यू का जो वैल्यू है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस इन मीन के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट डिफरेंस इन मीन, ठीक है। सो ये देख लेते हैं, गलती से बंगाली। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 2 ग्रुप्स ऑफ टीचर्स आर ट्रेंड बाय डिफरेंट मेथड्स ए एंड बी, ठीक है, 2 मेथड से ट्रेन किया जा रहा है। अब पूछा गया है कि कौन सा मेथड एफिशिएंट है, बी या ए, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 2 हाइपोथेसिस हैं जो अलग अलग चीज़ें क्लेम कर रहे हैं। 80 जो है नल हाइपोथेसिस, ये क्लेम कर रहा है μ1 माइनस μ2 डिफरेंस इन मीन 0 होना चाहिए। और जो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है ये क्लेम कर रहा है नहीं, μ1 माइनस μ2 तुम्हारा 0 से छोटा होगा, 0 नहीं होगा। तो अब हम किसको एक्सेप्ट करें, इसको एक्सेप्ट करें या इसको एक्सेप्ट करें? तो इसके लिए मुझे z का वैल्यू निकालना होगा। और ये 1 टेल्ड टेस्ट है, ठीक है, ये 1 टेल्ड टेस्ट है, यानी एक ही पूछ रहेगा और हमें देखना होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें टी टेस्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, कोई बताओ? टी का फॉर्मूला है x1 का मीन माइनस x2 का मीन डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ क्या हो, पहले वाला जो ग्रुप है, पहले वाले जो ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन है s1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो पॉपुलेशन है पहले वाले ग्रुप का वो डिवाइड प्लस जो सेकेंड ग्रुप है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेकेंड ग्रुप, ये मुझे निकालना है। सो अगर मैं टी करूँ तो यहाँ पे देखो ग्रुप वन क्या बोला है, 10 टीचर्स इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में 10 टीचर्स हैं। और यहाँ पे क्या बोला है, x1 बार का वैल्यू क्या है, 70 है, ठीक है, x1 बार का वैल्यू क्या बोला है, 70 है, माइनस, अबे यार, x2 बार का वैल्यू क्या बोला गया है, कोई बताओ यार? x2 बार का वैल्यू बताया गया है 74, ठीक है, 74 बताया गया है। सो ये कितना आएगा, 70 माइनस 74 डिवाइडेड बाई, अब इनका देखते हैं क्या सीन है, s1 स्क्वायर बाई n1। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 क्या है, 3.3665, ठीक है, 3.3665 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 में तो कितने टीचर्स हैं, 10 टीचर्स प्लस, अब सेकंड का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 5.3955, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड में भी कितने मेंबर्स है, 10। अब टी का वैल्यू इसको अगर हम सॉल्व किए तो -4 कुछ एक तो आएगा, जो कि अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1.989, ये वैल्यू आ रहा है। अब अगर हम लोग टी टेस्ट के बारे में देखें थोड़ा सा, अगर इसके ग्राफ को एनालाइज करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। टी टेस्ट में -2.5 1 टेल्ड टेस्ट हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा ये क्या होना चाहिए, -2.53 की उस साइड होने से ही तुम्हारा हो जाएगा, -2.53 लोअर लिमिट है, -2.53। और अगर 2 टेल्ड टेस्ट होता तो 2.53 इधर और इधर दोनों तरफ होता, लेकिन ये 1 टेल्ड टेस्ट है तो हम एक ही पूंछ को देखेंगे, ठीक है। तो अगर -2.53 के राइट साइड में है तो वो क्रिटिकल रीजन में है, तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा जो वैल्यू है -1.989 वो इसी क्रिटिकल रीजन में आ रहा है, इसका मतलब हम लोग 80 को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक, 80 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस मेथड बी एफिशिएंट देन मेथड ए, ये बताओ। तो इसका मतलब हाँ, अगर H0 को मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब मुझे H1 को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, H1 को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि B इज़ मोर एफिशिएंट देन A, ठीक है, इस मेथड से तुम आराम से निकाल सकते हो, B इज़ मोर एफिशिएंट देन A।